सर्वप्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय सियासी, वो विषय जो पिछले एक हफ्ते से देश में सुर्खियों का विषय बना हुआ है। संदर्भ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है। एक लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर विधिवत चुनाव हो रहा है। तकरीबन 24 साल के बाद कांग्रेस पार्टी एक निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में नए चेहरे को सामने रखने की कोशिश कर रही है। 24 साल बाद ही ऐसा अवसर आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं कि जो चेहरा आएगा वो गांधी परिवार से जुड़ा हुआ नहीं होगा। गांधी परिवार से मुक्त होकर कांग्रेस नए स्वरूप में आने के लिए बेकरार है। इस प्रकार का माहौल बनाने की चेष्टा की है। चुनाव का कार्यक्रम भी विधिवत घोषित किया गया है। चुनाव कार्यक्रम के तहत नामांकन दर्ज करने के लिए 22 तारीख को अर्थात 22 सितंबर को अधिसूचना भी जारी हो गई। 24 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आज 28 सितंबर है। 24 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक मतलब आज तक किसी एक कांग्रेसी ने अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया है। अगर नामांकन पत्र के खरीदने के संदर्भ में बात करें तो कुल 2 लोग अभी तक नामांकन पत्र खरीदे हैं। उनमें से एक नाम शशि थरूर का है और दूसरा नाम पार्टी के वर्तमान कोषाध्यक्ष पवन बंसल का है। लेकिन पवन बंसल ने यह कहा है कि यह नामांकन पत्र वह खुद के लिए नहीं ले रहे हैं, किसी अन्य के लिए ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर हालात ऐसे हैं जिसमें शशि थरूर बता रहे हैं कि उनकी मंशा है कि वह अध्यक्ष का चुनाव लड़े। वर्तमान जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनके हवाले से ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने कहा है कि वह न्यूट्रल हैं, जो चाहे वो चुनाव लड़े और चुनाव लड़कर कांग्रेसियों का विश्वास हासिल करे और विश्वास हासिल करके अध्यक्ष बने। लेकिन ऐसे दावों के बीच में खबर यह भी आई कि कांग्रेस आलाकमान, जिसका आशय गांधी परिवार है, उसने अपनी पसंद के तौर पर अशोक गहलोत को तय किया। वो अशोक गहलोत जो कांग्रेस का वरिष्ठ चेहरा है, वो अशोक गहलोत जिनके पास में तकरीबन 42 साल का तजुर्बा है, वो अशोक गहलोत जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और वो अशोक गहलोत जिन्हें गांधी परिवार का भरोसेमंद माना जाता था। लेकिन अशोक गहलोत ने वो सारे कयासों को धता बता दिया। जब कांग्रेस के पर्यवेक्षक नया मुख्यमंत्री चुनने की गर्ज से राजस्थान पहुंचे तो वहां उन पर्यवेक्षकों को और कांग्रेस आला कमान को हैसियत दिखाने में अशोक गहलोत के समर्थक विधायक मंत्रियों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन दोनों ही अशोक गहलोत, सोनिया गांधी और स्वयं की इज्जत का जनाजा निकालकर वापस दिल्ली आ गए, अपनी नाराजगी व्यक्त करते रहे और कुल मिलाकर देश भर में कांग्रेस की फजीयत होते हुए सबने देख ली। अब उस फजीयत को समेटने की कोशिश है। अशोक गहलोत मीटिंग कर रहे हैं, उनके हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने विधायकों के और मंत्रियों के किए हुए के संदर्भ में खेद जताया है। अशोक गहलोत अध्यक्ष बनेंगे नहीं बनेंगे इसको लेकर रसाकशी है। सचिन पायलट के लिए कुर्सी खाली करेंगे नहीं करेंगे इसको लेकर रसाकशी है। और इन सब के बीच में नए नाम आ रहे हैं। जो भी दिल्ली की ओर रुख करता है वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नए दावेदार के तौर पर आंका जाने लगता है। जब कमलनाथ निकले तो उनके संदर्भ में माना गया, जब एंटोनी निकले तो उसके संदर्भ में माना गया। और अभी अभी खबर आई है कि दिग्विजय सिंह भी राहुल गांधी की पदयात्रा को छोड़ दिल्ली की ओर उड़ चले हैं। अब दिग्विजय सिंह भी एक संभावित नाम के तौर पर दिखे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही हमारा विषय है। अध्यक्ष का चुनाव, कांग्रेस में तनाव चरम पर है। तनाव तो इसी तनाव पर बात करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमने आज पैनल का ज्यादा भीड़ इसलिए नहीं जोड़ी है क्योंकि इत्मीनान के साथ बात करना चाहते हैं, हर आयाम पर बात करना चाहते हैं। 3 विशेषज्ञ हमारे साथ में है इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। उनसे आपका परिचय लेकिन कराएं उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र भी कमाल का है। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि असाधु साधुतामैति साधुर्भवति दारुणः अरिष्ट मित्रम भवति मित्रम चापि प्रदुष्यति। अर्थात बुरा मनुष्य भला और भला मनुष्य बुरा हो जाया करता है। शत्रु भी मित्र बन जाता है और मित्र भी बिगड़ जाता है। वेद व्यास जी ने क्या कमाल की बात कही थी। कांग्रेस के चुनाव के संदर्भ में ये दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं। अशोक गहलोत कभी नायक थे, अचानक खलनायक बने, अब फिर से उनके नायक बनने की संभावनाएं बताई जा रही है। दिग्विजय सिंह खलनायक थे, अचानक नायक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे दृश्य इस समय कांग्रेस के संदर्भ में चहुं और दिखाई पड़ रहे हैं। इन दृश्यों को जहन में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ में मुकेश नायक जी हैं। कांग्रेस पार्टी का विचारवान चेहरा है। इस प्रकार की उठापटक के संदर्भ में अपना एक अलग नजरिया रखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस पूरी कवायद को किस दृष्टि से देख रहे हैं मुकेश नायक। हमारे साथ प्रेम प्रकाश पांडे जी है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष है। मुकेश नायक जी के पुराने साथी है। दोनों मध्य प्रदेश विधानसभा में कभी साथ बैठा करते थे। कांग्रेस के इस पूरे प्रशासन पर उनकी दृष्टि जानने में हमारी दिलचस्पी। और इन सब के बीच में खरी खरी कहने के लिए हम सबके बेहद सम्मानित श्रवण गर्ग जी भी मौजूद हैं। स्वागत है आप तीनों का। चर्चा की शुरुआत मुकेश नायक जी से ही करते हैं। उनकी प्रातः स्मरणीय पार्टी की वर्तमान दशा
को लेकर पूरा देश चिंतित है। नायक साहब भी चिंतित है कि नहीं है? क्या देख पा रहे हैं, क्या सोच पा रहे हैं, जानने में दिलचस्पी है। तो नायक साहब, आपकी विशेष टिप्पणी विशेषज्ञ के तौर पर, केवल कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर नहीं, राजनीतिक समीक्षक के तौर पर भी हम आपको बड़ा सम्मान देते हैं, तो उस दृष्टि से भी कुछ कह लिया जाए, क्या दिक्कत? देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर पूरा देश चिंतित है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे प्रति देश के लोगों की सहानुभूति है और इसलिए तो चिंता है जी। लेकिन हमें बहुत सावधान रहकर काम करने की आवश्यकता है। ये संदेश भी देश की जनता हमें दे रही है। वर्तमान कांग्रेस में जो गतिरोध है, ये कोई बहुत ऐसा नहीं है जो पहले नहीं होता रहा हो। पूरे देश में भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों में, अलग अलग राज्यों में इस तरह के गतिरोध हमने सभी राजनीतिक दलों में देखे हैं। और हमने तो ऐसी स्थिति देखी है कि मध्य प्रदेश में जब सुश्री उमा भारती जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया था, तब वो विधायक दल की बैठक से ही अयोध्या के लिए पदयात्रा पर चली गई थी। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये महत्वाकांक्षी लोगों का जमघट है और मेला है। और इसमें अपने अस्तित्व के लिए, अपने वर्चस्व के लिए संघर्ष होना स्वाभाविक है। जहां महत्वाकांक्षा है वहां स्पर्धा है, क्योंकि महत्वाकांक्षा महत्वाकांक्षा बुद्धि से उसका आविर्भाव होता है और बुद्धि का स्वभाव है एक अधिकार का, मोनोपोली का, स्पर्धा का, दूसरे की टांग खींचने का। तो सभी राजनीतिक दलों में नेताओं के मन में, उनकी बुद्धि में इस तरह के संघर्ष और वर्चस्व की भावना स्वाभाविक रूप से पूरे भारतवर्ष में समय समय पर हमें देखने को मिलती है। वर्तमान में राजस्थान में जो गतिरोध आया है उसका कारण है पिछले दिनों जो गतिरोध उत्पन्न हुआ था राजस्थान में, उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। वो आपने स्वयं देखा, पूरे देश की जनता ने देखा। वर्तमान में जो गहलोत के समर्थक हैं वो केवल ये कह रहे हैं कि विधायकों की इच्छा के अनुसार आप मुख्यमंत्री बनाएं, और जिन्होंने अभी 1.5 साल पहले गतिरोध उत्पन्न किया था और ऐसा लगा जैसे पार्टी टूटने वाली है, तो उनका ये कहना है कि इन्होंने पार्टी के साथ आघात किया, इसलिए उनके बीच का कोई आदमी मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान में कोई झगड़ा नहीं है। अशोक गहलोत जी इतने वर्षों से कांग्रेस में सन 1971 से काम करते रहे हैं, उन्हें लंबा अनुभव है, सही पदों पर रहे हैं और लीडरशिप की विश्वसनीयता है उनकी। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उन पर विश्वास करते हैं और इसलिए 1-2 दिन में जो भी राजस्थान में हुआ है इसका पटाक्षेप हो जाएगा। तो नायक साहब, आपने कई सारी बात कह दी, पर मैं 2-3 बिंदुओं पर आपसे संवाद करना चाहता हूं। पहला तो ये जानना चाहता हूं कि गांधी परिवार ने ये जताने की चेष्टा की चुनाव में हम तटस्थ हैं, हमारा कोई प्रत्याशी नहीं है, जो चाहे चुनाव लड़े, जिसके प्रति कांग्रेस अपना भविष्य देखे उसको चुना जाए। अगर ऐसा था तो अशोक गहलोत को चुनाव होने से पहले ही हटाने की प्रक्रिया गांधी परिवार ने क्यों शुरू की, ये जानने में दिलचस्पी है। क्या वाकई गांधी परिवार तटस्थ है या आप मानते हैं कि अशोक गहलोत उनके प्रत्याशी के तौर पर है? एक। दूसरा, आपने अशोक गहलोत की बड़ाई में इतने सारे कसीदे पढ़े, मैं तो अभिभूत हो गया। लेकिन आपसे जानना चाहता हूं ये कैसा नेता है भाई, जो मुख्यमंत्री के तौर पर पर्यवेक्षकों के साथ अपने घर में बैठा रहता है और उसके अपने विधायक और मंत्री बैठक में नहीं आते हैं, दूसरी जगह बैठक करके विधानसभा अध्यक्ष को जाकर जो है अपने इस्तीफे सौंपे आते हैं। तो नेतृत्व की क्षमता के संदर्भ में क्या अशोक गहलोत खारिज नहीं हो पाते हैं? 2। और तीसरा, जिस शख्स के संदर्भ में उम्मीद लगाई जा रही है कि वो पूरे देश में कांग्रेस की कलह को खत्म करेंगे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हताशा में उत्साह का संचार करेंगे, वो तो अपने ही प्रदेश में कांग्रेस को कलह में डुबो दे रहे हैं। तो ये 3 बिंदु हैं। आप जैसा विचारवान राजनीतिज्ञ हमारे साथ चर्चा में मौजूद है, थोड़ा बताइए ना इस पर, हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। देखिए, पहले प्रश्न का तो हिमांशु जी उत्तर है कि पिछली सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया था कि एक व्यक्ति एक पद, और इसी नीति के तहत कमलनाथ जी प्रतिपक्ष के नेता थे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता का पद छोड़ा और यही नीति राजस्थान में लागू होती थी कि जब वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 2 पद अपने पास नहीं रख सकते, इसलिए एक पद उनको छोड़ना। नायक साहब, मैं रोकना चाहूंगा, ये व्यवस्था तो देश में
संसद और विधानसभा के संदर्भ में भी है कि भाई आप एक सदन के सदस्य हो सकते हैं, पर ये कब होता है? जब आप निर्वाचित हो जाते हैं। क्या अशोक गहलोत का चुनाव लड़ना भर ही उनका निर्वाचित होना हो गया, जो पार्टी अभी से उनका पद छीनने के पीछे पड़ गई? सवाल है ना, जायज है। जब जीत जाते, निर्वाचित हो जाते, तब बात समझ में आती। या भरोसा नहीं है, यह आदमी अध्यक्ष बन जाएगा तो पता नहीं पद छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, अभी पद से उतार दो। नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई संशय किसी के मन में नहीं है। राजस्थान में हुआ ये कि जो अजय माकन जी ने कहा कि जो इंटरेस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो रेजोल्यूशन वहां पास होना था, जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो रेजोल्यूशन वहां पास होना है, क्या वही उस पर ये विचार करेंगे और अपनी अंतिम मुहर लगाएंगे? और इसलिए इनको ये पद, मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहिए और ये पद किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि जो विधायक बहुत लंबे समय से उनके साथ काम कर रहे हैं, 20-20 साल से, 25-25 साल से, कई विधायक तो 20-20 साल से उनके साथ विधानसभा के सदस्य हैं, वो ये चाहते थे कि जो 102 विधायक हैं उनमें से किसी एक को बना दो। ये मांग किसी भी राज्य में उठना नई बात नहीं है। पहले भी इस तरह की मांगे अलग अलग राजनीतिक दलों में, अलग अलग राज्यों में इस तरह के विचार उठते रहे हैं। और उसको जो पर्यवेक्षक गए थे हमारे दिल्ली के, उस गतिरोध को, उस अंतर विरोध में सामंजस्य नहीं बिठा पाए और वो लौट करके आ गए। उन्होंने सारी वस्तु स्थिति सोनिया जी के सामने रख दी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि इस पूरे जो कुछ भी वहां पर हुआ, उसमें अशोक गहलोत की कोई केंद्रीय भूमिका नहीं थी। वो स्वयं उसमें सामंजस्य नहीं बिठा पाए जो कुछ भी वहां हुआ, और अति निष्ठा के कारण, जैसा कुछ लोग हमेशा करते हैं, एक पूरा गुट खड़ा हो गया और वहां बड़ी विचित्र स्थिति बन गई। तो नायक साहब हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट दी है, गहलोत साहब का कोई हाथ नहीं। अब जिसको आगे अध्यक्ष बनने की संभावना है, इन पर्यवेक्षकों को पता है कहीं ऐसा ना होगा अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही काम करना पड़े, तो अभी उन गहलोत के खिलाफ रिपोर्ट दे देंगे तो पता चला कि उन्हें घर ना बिठा दिया है। डर तो रहता ही है। पर हमारे साथ में प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, मुकेश नायक जी दलीलों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस में जो हो रहा है अचरज मत कीजिए, भाजपा में भी ऐसे दृश्य होते हैं। महत्वाकांक्षी लोग, विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग जहां पर होते हैं वहां ऐसे ही कुछ होता है। क्या कहते हैं प्रेम प्रकाश जी? भाजपा में बुद्धिमान लोग और महत्वाकांक्षी लोगों का अकाल हो गया। अचानक पता चला जेपी नड्डा जी का कार्यकाल 1 साल बढ़ गया। कब बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, किससे बढ़ गया, किसी ने सवाल नहीं किया। सूचना आई, बढ़ गया, सबने मान लिया हाँ बढ़ गया। एक कांग्रेस है, एक अध्यक्ष के संदर्भ में तय किया है, देखिए क्या बवाल मच रहा है। तो जितने बुद्धिमान, जितने ही महत्वाकांक्षी, जितने ही विवेकवान लोग हैं, सब कांग्रेस में आ गए। जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस में बुद्धिमान लोग हैं, और इसका उदाहरण भी हम लोगों को पहले देखने को मिला जी कि जैसे सोनिया जी पहले बड़ा त्याग की कि नहीं मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना करके पूरा रिमोट अपने हाथ पे उन्होंने रखा। ये कांग्रेस का जो चुनावी नाटक है, ये भी इसी तरीके का था। ऐसा कांग्रेस के जो हाईकमान वर्तमान में सोनिया जी, राहुल गांधी, प्रियंका ये हैं, ऐसा मान रहे थे कि हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति हो कि जैसा हम चाहेंगे वैसा करे। और इसलिए उन्होंने पूरे देश भर में जब उन्होंने ढूंढा तो उनको अशोक गहलोत जी समझ में आए। अब अशोक गहलोत जी ने रायता ये फैला दिया कि अशोक गहलोत जी ये कि भाई वहां पे जिनसे उनकी प्रतिस्पर्धा थी, वो सचिन पायलट को हाईकमान बनाना चाहता था। वहां चूंकि राहुल जी से भी ज्यादा प्रियंका जी का कमिटमेंट था, जो भी पिछला घटनाक्रम हुआ, तो कांग्रेस जो है चुनाव का जिस तरीके से त्याग की बात इस समय भी कर रही थी, क्योंकि राहुल गांधी के लिए देखिए अशोक गहलोत जी का ने सबसे पहले प्रस्ताव पारित किया था कि राजस्थान पीसीसी जो है आपको राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया, फिर छत्तीसगढ़ ने किया, ऐसे 7 राज्यों ने कर दिया, और फिर राहुल गांधी जी ने कि नहीं हम नहीं बनेंगे, और फिर बनाने में तो लोगों ने ढूंढा ऐसा।
लेकिन यहाँ पर जरूर जो कांग्रेस के जो महत्वाकांक्षा है, जो सत्ता से रहने की, वो कहीं न कहीं उनके बीच आगे ही आ रहे। अब यहाँ से खेल जो है गड़बड़ाया है जी। अब ये बात मतलब हाईकमान के सामने उस समय तक नहीं थी, और मेरे ख्याल से हाईकमान क्या देश के सारे लोग ऐसा मान रहे थे। और जहां तक टैकलिंग का सवाल है, आपने भी कहा और बहुत लोगों ने भी कि भाई ये तो तय था कि अगर वो चुनाव, लेकिन अब मामला फंस गया है जी। तो इसलिए जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो हमारे यहाँ जो परंपरा है, जो प्रक्रिया है, जो सबकी चुनाव की प्रक्रिया हमारे यहाँ भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो पहले से ग्रुप ऑफ लीडरशिप तय कर लेती है, होती है। और चुनाव भी हुए हैं हमारे यहाँ, प्रदेशों में भी चुनाव हुए हैं, तो उसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये कोई नहीं सोचता है कि भाई इसको बनाया जाए तो रिमोट ही रहे। रिमोट वाली बात पे यहाँ पे जरा मामला गड़बड़ाया है। अब बात आती है कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी, इन दोनों की अपनी महत्वाकांक्षा है। दूसरी बात है, अशोक गहलोत जी ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना नहीं चाहता है, क्योंकि उन सबको दिख रहा है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है, उस 2024 के चुनाव में भी कोई ऐसी संभावना नहीं दिख रही है कि कांग्रेस के नेतृत्व जो है यहाँ पर बीजेपी को रिप्लेस कर पाए, मोदी जी को रिप्लेस कर पाए। तो इसलिए जितने स्टेट के अपने, जिसका स्टेट में अपना वजूद है, वो लीडर, जैसे कमलनाथ जी भाई कि हम मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही गहलोत जी भी चाहते हैं कि हम मध्य प्रदेश नहीं छोड़े। अरे प्रेम जी, एक आकलन के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपका किया हुआ अब आप पे भारी पड़ने वाला है? सचिन पायलट को आपने हवा भरी, सचिन पायलट के नाम पर ही सारा रायता फैल गया। मुकेश नायक जी बता रहे हैं भाई विधायकों ने कहा किया, हम 102 हैं, 102 में से जिसको चाहो उसको बना दो, बस उनको मत बनाओ जो भाजपा के साथ मिलकर हमारी सरकार को निपटाने के लिए 2 साल पहले थे। नतीजा ये हुआ कि सचिन पायलट का मसला खटाई में पड़ गया, जिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप प्रयत्नशील थे। दूसरा मसला ये हुआ कि इसके चलते अशोक गहलोत भी उलझ गए। अब खबर ये आ रही है कि दिग्विजय सिंह नए अध्यक्ष हो सकते हैं। दिग्विजय सिंह जो भाजपा को हमेशा ही परेशान किए रहते हैं, वो दिग्विजय सिंह जिनके बयान के नाम से ही आप लोगों की पेशानी पे बल पड़ जाते हैं, वो दिग्विजय सिंह जो संघ के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं, आपको नहीं लग रहा कि आपका किया वहां पे भारी पड़ने वाला है? कांग्रेस का सबसे कट्टर विरोधी चेहरा, संघ का सबसे कट्टर विरोधी चेहरा नेतृत्व संभालने अगर कांग्रेस का आ गया तो क्या होगा प्रेम प्रकाश जी आपको और आपकी पार्टी का? देखिए, अब मैं आपकी इस बात का भी कि जहां तक दिग्विजय सिंह का सवाल है, व्यक्तिगत तौर पे उनमें वो इंटेलिजेंट है, एक्टिव है, और उनका पीआर अच्छा है, मैनेजरियल स्किल है, सब अच्छा है। और मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस का जो तुष्टीकरण की नीति है जी, उस तुष्टीकरण नीति के सबसे बड़े चेहरे हैं जी। तो कांग्रेस के लिए वो ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन मुकेश जी हैं, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो मध्य प्रदेश में एक कहावत थी, जब हम लोग सदन के अंदर खड़े होते थे, वो किसी के कंधे पे हाथ रखते थे तो लोग बोलते थे भाई हमारे कंधे पे हाथ मत रखो, क्योंकि वो जिसके कंधे पे हाथ रखते थे वो गायब हो जाता था। तो ये जरूर है कि दिग्विजय सिंह का राजनीतिक ऊंचाई तो बढ़ेगा, लेकिन कांग्रेस का क्या होगा ये भगवान जाने। तो कांग्रेस का क्या होगा ये प्रेम प्रकाश जी बोल रहे हैं, लेकिन मैं इस चर्चा को थोड़ा विस्तार देना चाहता हूं, और श्रवण गर्ग जी लगातार इस मुद्दे पर लिख भी रहे हैं, अलग अलग मंचों से बोल भी रहे हैं। तो मेरी श्रवण जी की इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राय जानने में बड़ी दिलचस्पी है। श्रवण जी, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या गांधी परिवार चूक कर गया अशोक गहलोत के संदर्भ में दाव लगाने को लेकर? क्या आप वाकई मानते हैं कि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट बड़ी ईमानदार थी, जो कुछ भी हुआ वो विधायकों और मंत्रियों ने किया, अशोक गहलोत की उसमें कोई भूमिका नहीं थी? या डरा हुआ नेतृत्व है, अशोक गहलोत ने किया पर इसके बावजूद भी कोई और चेहरा नहीं है? शायद गांधी परिवार, शायद कांग्रेस का हाईकमान अभी भी अशोक गहलोत को ही बनाए रखना चाहता है उम्मीदवार के तौर पर, इसलिए रिपोर्ट इस अनुसार प्रस्तुत कराई गई। क्या कहते हैं पूरे घटनाक्रम पर आप? पहले तो आपकी आखिरी बात का जवाब दे दूं
कि अशोक गहलोत अब पिक्चर में नहीं है। जी होना भी नहीं चाहिए। जी इस तरह के व्यक्ति को पिक्चर में रखा भी नहीं जाना चाहिए। और वो जयपुर से दिल्ली पहुंच नहीं पा रहे हैं इसलिए कि सोनिया गांधी ने मना कर दिया है किसी से भी मिलने के लिए 30 तारीख तक के लिए। जी तो वो चैप्टर तो आप बंद मान लें। दूसरा चैप्टर जो मुकेश नायक जी ने कहा, मुकेश नायक जी मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे हैं, शिक्षा में भी रहे हैं और तमाम चीजों में रहे हैं। उन्हें पता है कि मध्य प्रदेश में किस समय किसका बहुमत रहा है विधायकों में और किसको मुख्यमंत्री बनाया गया है। वो खुद बता सकते हैं कि शिवभानु सोलंकी के पास बहुमत था तो किसको बनाया गया। वो बहुत अच्छे राजनीति के और अध्यात्म के प्रवक्ता है। विजय रूपाणी का इंडियन एक्सप्रेस में कल एक इंटरव्यू छपा है। विजय रूपाणी गुजरात के तीसरे मुख्यमंत्री हैं 5 साल में। उनका कल छपा है। उन्होंने कहा कि मुझे एक रात पहले बताया गया कि आपको इस्तीफा देना है, मैंने दे दिया। ये कोई बहस का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि विधायक किसको चाहते हैं, हर जगह ऐसा होता है कि हाईकमान की इच्छा पर मुख्यमंत्री बनता है और पद को छोड़ता है। गुजरात में ये हुआ। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदले गए। अब मैं नहीं कहना चाहता कि छत्तीसगढ़ में आपके प्रदेश अध्यक्ष कैसे बदले गए। जयप्रकाश नड्डा के बारे में आपने खुद ने कह दिया। तो इसलिए मैं उस बहस में नहीं जा रहा। अब आपका अगला सवाल यह है गहलोत के बारे में। देखिए, जो हुआ उसके बारे में तो बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हैं। जो दर्शक हैं आपके सब जानते हैं। आप बताइए कि दुनिया का कौन सा हाईकमान 3 कंडीशंस थी। मुख्यमंत्री का चुनाव 19 अक्टूबर के बाद हो। यानी क्या, अगर हार जाए तो मुख्यमंत्री बने रहें। दूसरी कंडीशन ये कि जो रिजोल्यूशन है हमारा विधायकों का, तो वो अध्यक्ष अगर बन जाते हैं तो वो अपने आप को एम्पावर कर लेंगे कि वो ही चुनाव करें, जिसको चाहेंगे चुनेंगे। तीसरा, जो 102 लोग हैं उसी में से चुनना चाहिए। 137 सालों के इतिहास में, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं जी। बीजेपी में कोई प्रजातंत्र होता, आंतरिक प्रजातंत्र होता, तो मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी और तमाम लोग आज अलग जगहों पर होते हैं। तो मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मुकेश नायक जी की भी बात नहीं कर रहा हूं। वो ओपन खुले तौर पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ है। आप ही की चर्चाओं में कई बार बोल चुके हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार के जाने का कारण दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ नहीं है। तो इसलिए उसमें भी नहीं पड़ना अपने को। सवाल इस समय 2 हैं। राजस्थान नहीं है। देश में 2024 के लिए विपक्ष को कैसे मजबूत किया जाए और विपक्ष में विपक्षी पार्टियों के बीच में कांग्रेस की सौदेबाजी या बार्गेनिंग को कैसे ताकतवर बनाया जाए। पायलट का भी सवाल नहीं है। पायलट को न तो बनना चाहिए न उन्हें बनाया जाना चाहिए। इसलिए नहीं बनाया जाना चाहिए कि 2013 में जब गहलोत मुख्यमंत्री थे तब कांग्रेस की राजस्थान में 21 सीटें आई थी। 2018 में कांग्रेस की कमान पायलट के हाथ में थी चुनावों की, तो सरकार बन गई।
इसीलिए वो दावा कर रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। पर उस समय गहलोत ने एक लाइन का जो मैसेज विधायक दल को दिलवाया कि पायलट नहीं, गहलोत बनेंगे। 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया राजस्थान में। गहलोत साहब के बेटे भी हार गए जोधपुर से। तो मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता। तो आप बताइए कि ये जो 3 प्री कंडीशंस थी, और अभी भी जो प्रताप सिंह खाचरियावास है उन्होंने ये कहा है साहब सोनिया गांधी से मिलेंगे, पर गहलोत साहब मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे जी। तो सवाल ये है हिमांशु जी कि अगर इस कांग्रेस पार्टी 137 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के पास, जिसमें से कई बार लोग गए और आए हैं, अर्जुन सिंह भी गए हैं और आए हैं, माधवराव सिंधिया भी गए हैं और आए हैं, नारायण दत्त तिवारी भी गए हैं और आए हैं, बहुत सारे लोग गए और आए हैं। क्या उसकी रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर हो गई है, और जैसा आप कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के बिना कांग्रेस का काम नहीं चल सकता? मेरा कहना है कि अगर सोनिया गांधी में या आला कमान में नैतिक साहस है तो जितने विधायकों ने इस्तीफा दिया है उन सबके इस्तीफे मंजूर कर दें। श्रवण जी, मैं बीच में रोकना चाहता हूं। आपने मेरे हवाले से कहा कि अशोक गहलोत के बगैर काम नहीं चल रहा है। मेरा तो सवाल था आपसे, उस पर आपने अभी तक प्रतिक्रिया दी नहीं। मेरा सवाल यह था कि पर्यवेक्षकों के साथ अशोक गहलोत अपने मुख्यमंत्री निवास में बैठते हैं, विधायकों का इंतजार करते हैं, और विधायक संसदीय कार्य मंत्री के घर पर जाकर न केवल पैरेलल बैठक करते हैं बल्कि वहां से विधानसभा अध्यक्ष के पास जाकर सामूहिक इस्तीफे भी सौंप देते हैं। क्या आप ये मानने के लिए तैयार हैं, क्या आपका पत्रकारिता के संदर्भ में इतना लंबा तजुर्बा मानने के लिए तैयार है कि ये सब अशोक गहलोत की मर्जी के बगैर उनको विश्वास में लिए हुए हुआ? एक, और जिस तरीके की क्लीन चिट पर्यवेक्षकों ने अशोक गहलोत के संदर्भ में दी, मंत्रियों को दोषी ठहराया, विधायकों को दोषी ठहराया, उनको नोटिस जारी हुए, पर अशोक गहलोत की कोई भूमिका नहीं, इस प्रकार की रिपोर्ट आई। इस मजबूरी को इस संदर्भ में कुछ तो कहेंगे ना श्रवण जी? आप सबके संदर्भ में इतना मुखर होकर बोलते हैं इस विषय पर, कैसे आप अनछुआ रह गया? मुझे लगता है कि शायद आपके संज्ञान में नहीं रहा, इसलिए मैंने कहा कि इसमें कुछ तो आपके प्रहार हो। 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर जी ट्रंप के समर्थकों ने हिंसक हमला किया था जी और ट्रंप राष्ट्रपति भवन में बैठे हुए टेलीविजन पर सब कुछ देख रहे थे जी और उन्होंने कहा मुझे कुछ पता नहीं, आई एम नॉट इन्वॉल्व। जी। तो ये जो हुआ है जयपुर में, ये वही हुआ है कि शांतिलाल जी के घर पर बैठकर कांग्रेस हाईकमान के पर्यवेक्षकों पर हमला किया गया, आला कमान पर हमला किया गया, और गहलोत साहब ने अंत में कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, मैं तो मंदिर के दर्शन कर रहा था, दरगाह पर था, पाकिस्तान की सीमा पर था और वहां टेलीफोन भी काम नहीं करता था। ये पूरा देश यकीन नहीं करेगा हिमांशु जी कि ये जो हुआ है ये अशोक गहलोत की मंजूरी या बिना सहमति के हुआ है। पर श्रवण जी, सवाल मेरा दूसरा है, पर्यवेक्षक जिन्होंने इस अपमान को खुद भोगा, जिनको इस कदर अपमानित किया गया, वो कौन सी मजबूरी में या कौन से भविष्य की संभावना में अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए इस स्तर पर उतरे कि उन्होंने अशोक गहलोत की किसी किस्म की भूमिका को नकार दिया? इस पर टिप्पणी चाहिए मुझे आपकी। मैं टिप्पणी दूंगा। ये एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है जी, और स्ट्रेटेजिक रिट्रीट ये है कि अशोक गहलोत को अगर कटघरे में खड़ा किया जाता जी, तो राजस्थान में बहुत बड़ा विद्रोह हो जाता। अशोक गहलोत के जो खास 3 सपा सालार हैं जी, उनको निशाने पर लिया गया है, जिससे कि अशोक गहलोत के पास कहने को कुछ नहीं रहे और अशोक गहलोत की बात का सम्मान रह जाए कि मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है।
अब क्या अशोक गहलोत सार्वजनिक रूप से अपने 3 लोगों का बचाव करते हैं कि नहीं? क्या अशोक गहलोत ने रिपोर्ट पर कोई अभी तक सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की है कि ये गलत रिपोर्ट पेश की गई है, मैं इसका विरोध करता हूं और मैं जो 3 लोग हैं उनके पक्ष में खड़ा हुआ हूं? ये आप इसको मानकर चलिए कि इसमें कोई बहुत मतलब आप पर प्रहार नहीं किया गया, आपके समर्थकों पर जो खास हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा उसमें की एक जो चीफ व्हिप भी हैं शामिल, उन पर भी किया गया है। तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए। ये अगर मैं मान लेता कि अशोक गहलोत को माफ कर दिया गया है, अगर सोनिया गांधी उनसे मिल लेती, सोनिया गांधी उनको कांग्रेस का उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार हो जाती और उनके हाथ में ये हथियार दे देती कि आप चाहे जिसको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाइए। तो श्रवण जी, अपने आकलन में है कि अशोक गहलोत की कहानी खत्म है। मैं वापस मुकेश नायक जी आपके पास आना चाहता हूं। आप तो कांग्रेस की नई कहानी लिखने जा रहे थे और जिसके नेतृत्व में लिखने जा रहे थे उसका तो चुनाव से पहले ही कहानी खत्म करा दी श्रवण जी ने। क्या कहेंगे इस पर? जिसके हाथों आप अपना भविष्य सौंपने वाले थे उसने तो आपका वर्तमान बर्बाद कर दिया। इस पर कुछ कहेंगे? अपनी इस बदहाली पर, अपनी इस तंगहाली पर? देखिए, श्रवण गर्ग जी ने जितने विस्तार से आईना दिखाया है और जितनी निष्पक्ष रूप से सारी वस्तुस्थिति का आकलन किया है, मेरे ख्याल से ये पूरी डिबेट का पूरा केंद्रीय बिंदु उन्होंने सार जो है निकाल कर रख दिया है। और वो ऐसा इसलिए कर पाए कि वो एक निष्पक्ष विश्लेषक है, समीक्षाकार है और बहुत प्रबुद्ध और बड़े पत्रकार इस देश के रहे हैं। लेकिन जब हम लोग कोई बात करते हैं तो उसमें एक राजनीतिक दल का अनुशासन, कौन सी बात हमारे राजनीतिक दल को नुकसान कर सकती है, कौन सी नहीं कर सकती है, हमें इस बात को लेकर अपने राजनीतिक दल का पक्ष रखना पड़ता है। तो वो हमारा जो विचार है वहां बहुत सीमित हो जाता है। जितना स्वतंत्र विचार माननीय श्रवण गर्ग का है, उतना स्वतंत्र विचार हम राजनीतिक दल के लोगों का, प्रवक्ताओं का नहीं हो सकता है। इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मध्य प्रदेश में शिवभानु सिंह सोलंकी जी और अर्जुन सिंह जी के चुनाव का जिक्र किया। मैंने उस समय में एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष था, जनप्रतिनिधि नहीं बना था, लेकिन मैंने उस पूरे घटनाक्रम को अपने आंख से देखा है जिसकी उन्होंने चर्चा की। उसके बाद जो दूसरा मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ उसको भी मैंने, तब मैं स्वयं उसमें प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व था जनप्रतिनिधि होने के नाते, वो भी मैंने स्थिति देखी है। देखिए, सभी राजनीतिक दलों में जो केंद्रीय नेतृत्व होता है, ये मैंने पहले कहा, ये विश्वबुझी महत्वाकांक्षा के लोगों की भीड़ है और इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, एक दल में अनुशासन लाने के लिए जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है किसी भी राजनीतिक दल में, उसका मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। और इसलिए सभी राजनीतिक दलों में कमोवेश वो निर्णय होते रहे हैं जो पार्टी आलाकमान चाहता है। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो बीजेपी ये आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है और उन लोगों के लिए डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं है जो स्वावलंबी है और जो अपनी वैचारिक उड़ान भरना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। आज जो फ्री फॉर ऑल चुनाव किया है कांग्रेस पार्टी ने कि कोई भी भाई चुनाव लड़ सकता है, अपनी भूमिका को स्वयं तय कर सकता है। अगर देश के आम कार्यकर्ता और हमारे पीसीसी मेंबर की आम सहमति उसके साथ है तो उसके लिए बड़ा अवसर है। वो अपने भाग्य को आजमा सकता है, अपनी स्थिति को आजमा सकता है। वो स्थिति है मध्य प्रदेश में। मैं केवल पांडे जी की एक बात से सहमत नहीं हूं जो उन्होंने कही कि एक मनमोहन सिंह को रिमोट की तरह इस्तेमाल किया पार्टी ने। देखिए, भारत में आज जो कुछ भी एक भारत ने जो पूरा दुनिया के लिए अपना बाजार खोला है, जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के तहत जो
पूरे आर्थिक परिवर्तन उन्होंने भारत में किए हैं और उनकी नीतियों के कारण आज ये स्थिति है कि भारत आयात में, निर्यात में, अपनी इकोनॉमी में आज इंग्लैंड से भी आगे खड़ा हुआ है। उसकी आधारशिला मनमोहन सिंह ने रखी है और इस दृष्टि से उनके प्रति अनुग्रह भाव होना चाहिए। देखिए, जहां तक मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल का प्रश्न है, उम्र ज्यादा हो जाने के कारण और जो पार्टी और सरकार में समन्वय बहुत अच्छा होने के कारण पहला उनका कार्यकाल है जब पार्टी संगठन और प्रधानमंत्री के बीच में किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कोई इंटरेस्ट को लेकर, वर्चस्व को लेकर किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से, अनेक कारणों से दूसरे कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाई जो उसे, जिसकी उम्मीद पूरा देश करता था और उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी ने भुगता भी पूरे देश भर में। आज मैं थोड़ा मुकेश जी अपन उस पर नहीं जा रहे हैं। अभी मनमोहन सिंह हमारे विचार के केंद्र में नहीं है। अभी हमारे विचार के केंद्र में तो केवल आपका चुनाव है। आपने बताया फ्री फॉर ऑल। फ्री फॉर ऑल तो अशोक गहलोत का इस्तीफा कराने के लिए आलाकमान इतना बेचैन क्यों रहा, अगर वो तटस्थ था? ये सवाल का उत्तर आपने पिछली बार भी नहीं दिया, एक बार फिर दोहरा रहा हूं। एक दूसरा ये जानना चाहता हूं, ये सारे नेता अध्यक्ष बनने से बच क्यों रहे? 22 सितंबर को अधिसूचना जारी हुई, 24 सितंबर से नामांकन है। अरे इससे ज्यादा तो पंच सरपंच का जब चुनाव होता है तो नामांकन पत्र दाखिल हो जाते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है, 137 साल पुरानी पार्टी है, 9000 से ज्यादा वोटर हैं। एक आदमी हिम्मत नहीं किया, एक आदमी की इच्छा नहीं हुई कि जाके फॉर्म भर दे। ये क्या हालत हो गई आपकी पार्टी की? अगर फ्री फॉर ऑल है, 9000 लोगों में एक को अपने आप में इस लायक नहीं लग रहा है कि मैं इस पार्टी को चला सकता हूं, मैं इस पार्टी का नेतृत्व कर सकता हूं। इस दीनता के संदर्भ में, इस हीनता के संदर्भ में भी तो नायक साहब कुछ कहिए ना। नहीं, ये दीनता नहीं है हिमांशु जी। देखिए, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने पिछले 4 सालों में यहां रुककर बहुत मेहनत की है। लोग कहते थे पिछले चुनाव के बाद जब हमारी सरकार गिरी कि कमलनाथ जी दिल्ली चले जाएंगे, 100 प्रकार की बातें हुई, हमारे बीजेपी के नेताओं ने भी कही। लेकिन उन्होंने एक संकल्प के साथ मध्य प्रदेश में कंसंट्रेट करके मेहनत की, पूरी पार्टी को एकजुट रखा और आज ये स्थिति है कि हम बीजेपी से आगे की स्थिति में आज मध्य प्रदेश में खड़े हुए हैं। वो नहीं बनना चाहते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि पिछले दिनों मध्य प्रदेश में जो उन्होंने काम किया है उसको वो पूर्णता की ओर ले जाना चाहते थे। दूसरी बात, आपने कहा कि पार्टी की हालत इतनी दीनहीन है कि कोई अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, अशोक गहलोत ये सही है कि मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये पिछले घटनाक्रम में बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। और मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि उनका कार्यकाल 1 साल बड़ा है, 1 साल बचा है, उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहिए था और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का चुनाव उन्हें लड़ना चाहिए था। उससे उनकी छवि में सुधार होता और एक वो प्रभाव डाल पाते पूरे देश में और संगठन में। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसके कारण गतिरोध उत्पन्न हुआ। पूरी स्थिति एक अलग ढंग से उसका आकलन होने लगा और एक अलग संदेश चला गया पूरे देश में। वो केवल उनकी मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की महत्वाकांक्षा के कारण ऐसा हुआ। तो नायक साहब का ये कहना है। मैं एक टिप्पणी और लूंगा, फिर प्रेम प्रकाश जी के पास चलूंगा। मध्य प्रदेश से आप ताल्लुक रखते हैं मुकेश नायक जी। अभी आपकी प्रशंसा करते हुए श्रवण जी ने बताया, जब कमलनाथ की सरकार गिरी थी तो आपने बताया कारण कौन है। तो आपसे जानने में बड़ी दिलचस्पी है। अब नाम दिग्विजय सिंह का चल रहा है। दिग्विजय सिंह का अगर नाम पे मोहर लग जाती है तो कांग्रेस कितनी मजबूत या कितनी कमजोर? अशोक गहलोत ने जितना नुकसान किया इस घटनाक्रम से, क्या दिग्विजय सिंह का आना और बड़ा नुकसान कर देगा? या आपको लगता है भले ही प्रदेश में सरकार चली गई, प्रदेश में कांग्रेस खड़ी हो जाएगी दिग्विजय सिंह के आने से? किस राय के साथ है नायक साहब? देखिए, ये आपका आकलन है और ये आपका काल्पनिक प्रश्न है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। अभी बहुत सारे नेता अभी आएंगे, विमर्श चल रहा है। बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, अच्छे नेता हैं। सुशील कुमार शिंदे जी भी हैं, AK एंटनी भी हैं, मुकुल वासनिक भी हैं जो दलित नेता हैं और बहुत अच्छे नेता हैं। दूसरी पंक्ति के लीडर्स में बहुत लोग हैं
जो जिन पर विचार चल रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और बहुत जल्दी ही ये स्थिति सामने आएगी। और शशि थरूर, दिग्विजय सिंह जी, इन्होंने भी कहा है कि ये नामांकन भरेंगे, लेकिन ये बात स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी जो इतने लंबे समय से ये आरोप लगाती थी कि ये कांग्रेस में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, वो बात बिल्कुल समाप्त हो गई है। बल्कि बीजेपी को पुनर्विचार करना पड़ रहा है कि उन्होंने भी कांग्रेस की तरह हमेशा अपने अध्यक्ष बनाने के लिए कोई मतदान नहीं हुआ उनकी पार्टी में, एक लाइन का प्रस्ताव पास हुआ। और नायक साहब बात कांग्रेस की कर रहे हैं, फिर भाजपा पे चले गए। दिग्विजय सिंह की बात हुई, आपने हमें बहका दिया, बहला दिया। काल्पनिक प्रश्न है। अभी हम पहले बात कर रहे तो आप कमलनाथ जी का उदाहरण देके बताने लगे। हमने तो कमलनाथ का नाम नहीं लिया था, आपने लिया। पर जिस मुख्यमंत्री के माथे तो आपने काम किया, जिन दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल का आप हिस्सा रहे, जिनकी नेतृत्व क्षमता से आप वाकिफ रहे, जिनकी कमलनाथ सरकार के संदर्भ में, योगदान के संदर्भ में आप सार्वजनिक कहने से नहीं चूके, उन दिग्विजय सिंह के संदर्भ में संभावना को लेकर एक सवाल है, कांग्रेस पर सकारात्मक या नकारात्मक। मुकेश नायक जी बच के निकल गए। वाकई क्या हो गया नायक जी को? देखिए जो मैं बोल चुका हूं उस पर जुगाली करने का तो कोई अब अर्थ नहीं है। अतीत के कुछ ऐसे प्रसंग जो अप्रिय रहे हैं वो बार बार दोहराने से कोई उसका कोई सार नहीं है, वो प्रासंगिक भी नहीं है। जहां तक कमलनाथ जी का मैंने जिक्र किया वो बिल्कुल प्रासंगिक था, क्योंकि आपने कहा कि बड़े बड़े नेता पद नहीं लेना चाहते है, तो इस संदर्भ में मैंने कमलनाथ जी का उल्लेख किया जो बिल्कुल प्रासंगिक था इस संदर्भ में। तो कुल मिला के मुकेश नायक जी की सभी व्यक्ति को जिसको जो समझना है वो उस रूप में समझ सकता है। तो इससे ज्यादा हम अप्रिय प्रसंग पर क्यों बात करें? नायक जी हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी जुड़ते रहें। पता चला कि आज इतना अप्रिय हो गया कि आगे से जुड़ने से इंकार कर दे, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। तो इसलिए हम सीधे प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास चलते हैं और प्रेम प्रकाश जी से समझना ये चाहते हैं कि क्या कांग्रेस की ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया आप लोगों को कुछ सोचने विचारने के लिए बाध्य करेगी, या आप इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि भाई ऐसे लोकतंत्र से भगवान बचाए, अपन जिस रास्ते पर चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। जैसे हमने सवाल किया कि जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल बढ़ गया, कौन सी बैठक में बढ़ गया, किनके द्वारा बैठक की गई और बढ़ाने का फैसला हुआ, ये कैसी पार्टी चल रही है, ये किस तरीके का लोकतंत्र चल रहा है? श्रवण जी की भी जानने में दिलचस्पी है और हम जैसे नाचीज की भी। तो थोड़ा प्रेम प्रकाश जी बताइए ना, कांग्रेस पर कटाक्ष करने का कोई मौका आप लोग नहीं छोड़ते, मनमोहन सिंह को डमी कहने में आपको कोई संकोच नहीं होता, ये नड्डा जी पार्टी के फैसले वाकई ले रहे हैं क्या प्रेम प्रकाश जी? ये धर्मलाल कौशिक हटे, विष्णुदेव साय हटे, श्रवण जी जैसा प्रखर पत्रकार अभी तक बूझ ही रहा है कैसे हटे, किसके द्वारा हटे। तो थोड़ा सा आपसे रोशनी मिले लोकतांत्रिक प्रक्रिया के संदर्भ में। कांग्रेस तो किस कदर बदहाल है आप बता ही देते हैं, थोड़ा अपनी पार्टी पे भी दृष्टि मिल जाए, या कांग्रेस से कुछ प्रेरणा ग्रहण करेंगे, या लोकतंत्र तो है कम से कम? नहीं, कांग्रेस से तो कभी कोई प्रेरणा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। और ऐसे कांग्रेस से तो बिल्कुल ही नहीं। जी। जहाँ तक मुकेश नायक जी बोल रहे थे, बिल्कुल मनमोहन सिंह जी पर व्यक्तिगत कोई है नहीं, लेकिन रिमोट की बात को मैं अभी भी, और बोले कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। शायद वो भूल गए हैं कि राहुल गांधी जी ने उनके कैबिनेट के डिसीजन को सार्वजनिक तौर पर पत्रकार वार्ता में फाड़ के फेंक दिया था। अब इससे बड़ा किसी प्रधानमंत्री का कोई शायद अपमान नहीं हो सकता। आपको संशोधित करूंगा प्रेम प्रकाश जी, मुकेश नायक जी बड़े समझदार किस्म के आदमी हैं। उन्होंने अपनी दलील देते हुए कहा था कि पहले चरण में, मतलब पहले के जो 5 साल थे उसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था, दूसरे चरण में मामला गड़बड़ाया था। वो राहुल गांधी का नाम तो ले नहीं सकते थे, पर उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए पहले हिस्से में और दूसरे हिस्से में कह के बात स्पष्ट कर दी। तो मुकेश नायक जी के आपके पुराने संबंध है, इतनी रियायत तो बरती है, उनकी इतनी ईमानदारी को स्वीकार कीजिए। क्या कर रहे हैं आप तो मेरे साथ ही हो लिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मुकेश नायक जी से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और श्रवण जी ने विश्लेषण बहुत अच्छा किया, सारा किया। श्रवण जी ने भी एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी में अर्जुन सिंह जी गए थे, नारायण दत्त तिवारी गए थे। ये अर्जुन सिंह जी, नारायण दत्त तिवारी भी उस समय जब सीताराम केसरी जी अध्यक्ष थे, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, और उस समय जब धीरे धीरे कांग्रेस के जो उस समय हाईकमान रहे हैं, जब इन लोगों से नहीं जमने लगी तो योजना पूर्वक इनको भेजा गया था। वरना आप बताइए कि इनकी वापसी के बाद
जब सोनिया जी की चलने लगी तो ये सारे कैबिनेट के मेंबर थे। इसलिए डेमोक्रेसी की जहां तक बात है, हमारे यहाँ जो सामूहिक नेतृत्व का है, बिल्कुल हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी है। जिस हिसाब से चुनाव होते हैं, नॉमिनेशन भरा जाता है, लेकिन पार्टी की जो अभी आपने प्रश्न किया कि भाई केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया कि भाई चुनाव तक जो है अध्यक्ष जी का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, और उसको जो आने वाली बैठक होती है नेशनल असेंबली की, उस नेशनल असेंबली प्रेम में प्रकाश पांडे जी, बहुत विनम्रता के साथ, बहुत सम्मान के साथ आपसे सवाल है। आप जागरूक व्यक्ति हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है नायक जी और श्रवण गर्ग जैसे प्रखर पत्रकार जिस कार्यक्रम में बैठे हो, आप ये नहीं कहेंगे मुझे जानकारी नहीं। केवल इतना इजाफा कर दीजिए हम सभी लोगों का, आप जैसे व्यक्ति के द्वारा, कि जो जेपी नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला लिया गया वो किस समिति के द्वारा लिया गया, उस समिति में कौन कौन लोग शामिल हुए थे और उसके माध्यम से बढ़ाया गया, जानने में दिलचस्पी है। और कोई विषय नहीं है, हम तो बात कांग्रेस के संदर्भ में कर रहे हैं। पर आपने कहा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो श्रवण जी को भी तो पता रहे ना। आजकल वो कहीं आते जाते नहीं है, अमूमन समाचार माध्यमों और समाचार पत्रों के माध्यम से ही जानकारी लेते, कभी हम लोगों से बात हो जाए तो बात कर लेते, तो इजाफा हो जाएगा, आपकी मदद हो जाएगी एक बड़ी इस कार्यक्रम में। नहीं, मुझे लगता है कि जो इसकी प्रक्रिया यही होती है कि जो बढ़ाने का फैसला हुआ होगा वो पदाधिकारियों की बैठक में, जो केंद्रीय समिति की बैठक होगी उसमें हुआ होगा। और पांडे जी बहकाइए मत, बैठक हुई और हुआ तो ठीक है, नहीं तो सीधे तौर पे कहिए भाई अपनी जानकारी में नहीं, अपने को भी इतनी सूचना बढ़ गया। भाई हम तो उस केंद्रीय समिति के हिस्सा नहीं है तो कैसे बताएं। लेकिन ये पांडे जी का भी कहना है भाई जैसे तुम्हारी जानकारी है वैसे हमारी जानकारी, हाँ हमारे अध्यक्ष जी का कार्यकाल बढ़ गया, अब बाकी जो समझो वो आपकी मर्जी है। तो हम पांडे जी को भी ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते, पांडे जी को भी हमें कार्यक्रम में आगे बुलाना है। तो अब हम सीधे श्रवण जी के पास में समापन के लिए चलते हैं और श्रवण जी आपसे समझना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस में मंथन चल रहा है, ठीक वैसा ही किसी समय पे देव दानव संघर्ष के समय पे समुद्र मंथन चला था। पहले विष निकला था, फिर बहुत कुछ निकला था और आखिरी में अमृत निकला था। तो ये कांग्रेस का जो मंथन है इसमें विष तो अशोक गहलोत और राजस्थान में दिखाई दे गया। अब इसके बाद की संभावना के संदर्भ में क्या रत्न निकलने की उम्मीद आप कर रहे हैं, उसके संदर्भ में थोड़ी रोशनी मिले, हम एक सकारात्मक मोड़ पर इस कार्यक्रम को समाप्त करें, तो इस संदर्भ में जरा आपकी दृष्टि मिले। जी श्रवण जी। देखिए, मैं ये कि ये जो राहुल गांधी के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो एक चर्चा अक्सर करते हैं, आरोप लगाते हैं जी, क्योंकि मैं उस समय मनमोहन सिंह जी के साथ अमेरिका गया हुआ था जी, और इसलिए मुझे उसका पता है पूरे घटनाक्रम का, कि राहुल गांधी ने जो कागज फाड़ा था वो क्या कागज था, ये लोगों को पता चलना चाहिए। जी। एक सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा था कि जिन विधायकों या सांसदों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम हैं, उनके बारे में केंद्र सरकार से जानकारी मांगी गई थी और यह फैसला होना था कि इन प्रकरणों के परिप्रेक्ष्य चलते इनकी जो सदस्यता है उसको समाप्त कर दिया जाए। कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास किया गया मनमोहन सिंह जी की, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था कि ऐसा नहीं किया जाए और सभी दलों का समर्थन था। राहुल गांधी उस अध्यादेश के खिलाफ थे कि ये परंपरा समाप्त होनी चाहिए और जिन लोगों पर आपराधिक प्रकरण हैं उनको संसद और विधानसभाओं में रहने का अधिकार नहीं है। उस कागज को उन्होंने फाड़ा था और मनमोहन सिंह जी जब आए थे लौट के, तब उन्होंने इस चीज को लेकर दुख तो व्यक्त किया था, पर उन्होंने इसका विरोध नहीं किया था। और वो जिस तरह की सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, ये दबाव में थी, सहयोगी दलों के यूपीए की जो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की तरह एक दल की सरकार नहीं थी, इसलिए बहुत सारी चीजें मनमोहन सिंह को दबाव में मानना पड़ी। तो राहुल गांधी के चरित्र पर, उनके काम पर, उनकी किए पर जो बार बार धक्का लगाया जाता है, धब्बा लगाया जाता है, उसके बारे में स्पष्टता जरूरी है।
मैं इस पूरे घटनाक्रम को बहुत आशा की नजर से देखता हूं हिमांशु जी, जिसको अंग्रेजी में एक शब्द है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जी, कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अगर दिग्विजय सिंह बन जाते हैं, ये पीएफआई पर तो अभी प्रतिबंध लगाया है केंद्र ने, मुकेश नायक जी को पता है और पांडे जी को पता है कि दिग्विजय सिंह ने सिमी पर मुख्यमंत्री रहते हुए प्रतिबंध लगाया था। तो इसलिए दिग्विजय सिंह से जो सबसे ज्यादा डरता है वो आरएसएस और बीजेपी डरती है। दिग्विजय सिंह की जो छवि है, उस छवि के सामने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष में वो पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार आदमी हैं, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान, यहां उनके बेटे बेटी के संबंध हैं। वो इन राज्यों की नस नस से परिचित हैं। और ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण चुनाव है 2023 के और 2024 के लिए। तो इसलिए मैं इसको, जो हुआ उसको एक शुभ संकेत भी मानता हूं, और ये भी मानता हूं कि दिग्विजय सिंह अगर शशि थरूर को साथ लेकर चलेंगे तो उत्तर में दिग्विजय सिंह और दक्षिण में शशि थरूर, ये दोनों मिलके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तकदीर को बदल देंगे। तो एक बड़ी संभावना के साथ में हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जा रहे हैं। श्रवण जी का आकलन ये कहता है कि जो हुआ उसमें भी कुछ शुभ संकेतों को महसूस करना चाहिए। कुल मिलाकर कांग्रेस में निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। सबसे पहला शुभ संकेत तो यह है कि एक राजनीतिक दल पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करता हुआ दिख रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण ये कि जो कोई भी नेतृत्व आएगा एक मंथन के बाद आएगा। और तीसरा ये, क्या वर्तमान में देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल अपने यहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को उसी पारदर्शी तरीके से आने वाले समय में दिखा पाएगा जैसा आज देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल के संदर्भ में हमें देखने का मौका मिल रहा है। प्रेम प्रकाश पांडे जैसा सुदीर्घ, अनुभवी और विद्वान राजनीतिज्ञ भी अगर हमें यह बता पाने में नाकाम रहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए कैसे बढ़ गया, तो फिर सवाल तो उठेगा ही नहीं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। राष्ट्रकवि हुए मैथिली शरण गुप्त, उनकी पंक्तियां हमें मिली, कमाल की पंक्तियां हैं, हर कांग्रेसी को हौसला देने के लिए है। तो हमारी पंक्तियां कहती है कि है कर्म का ही दोष अथवा सब समय की बात है। कि है कर्म का ही दोष अथवा सब समय की बात है, होता कभी दिन है, कभी होती अंधेरी रात है। तो कुल मिलाकर मैथिली शरण गुप्त ने यह बताया है, रात हुई है, दिन भी हो जाएगा। कांग्रेस की अभी रात चल रही है। उम्मीद करें कि अध्यक्ष के संदर्भ में मसले से कांग्रेस निपट लेगी और नई उजाले की ओर आगे बढ़ लेगी। इस कामना के साथ कि देश में लोकतंत्र मजबूत रहे, जो भी राजनीतिक दल हैं वो देश के लिए प्रतिबद्ध रहे, इसी कामना के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सलाम।